रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस जो है वो पहुंचती रहें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में यह भी गुजारिश है कि अगर आप हमसे किसी कानूनी केस के हवाले से को मशवरा करना चाहते हो या हमारी लीगल टीम की खिदमात चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, नज़र आ रहा होगा। आप इस पे हमें वॉइस मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर कॉल करेंगे तो वो नहीं सुनी जाती। दोस्तों, टॉपिक शामलात के हवाले से है, लाल लकीर के हवाले से है। शामलात का क्या स्टेटस है, इसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि जब अंग्रेज हुक्मरान बना तो अंग्रेज ने के दौर में 1849 में सूबा पंजाब जो है इसको जो है वो बनाया गया, इसकी तकसीम हुई और इसलिए इसमें जब हम शामलात दे की बात करते हैं तो उसमें इसका एक तो ये तारीखी पस मंज़र आ जाता है, दूसरा इसके रस्म व रिवाज आ जाते हैं, तीसरा इसमें जो है वो ये फर्ज कर लिया जाता है कि ये वो जो भी उनका मजहब है, वहां के रहने वालों का बुदोबाश है, लाइफस्टाइल है, ये जो शामलात ज़मीनें थी ये 1849 में जब सूबा पंजाब बना तो उस वक्त जो भी सरकार की गैर आबाद ज़मीनें थी उन गैर आबाद ज़मीनों को आबाद करने के लिए सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने कि जो भी उस नकारा ज़मीन वेस्ट लैंड को जो गैर आबाद है उसके ऊपर जाकर कुआं खोदेगा और ज़मीन काश करेगा तो वो उसका काबज़ होगा। फिर मोज़ा जात बनाए गए। मोज़ा में खेवट यानी कि होल्डिंग ऑफ मोज़ा, एक मोज़ा में 4 खेवट होते हैं, यानी एक मोज़ा में 4 मालिक होते हैं। एक खेवट का मालिक खेवटदार कहलाता है और खेवटदार ज्यादा भी हो सकते हैं। खेवटदार मालिक काने दे भी कहलाते हैं। एक मोज़ा में मालकान की या काबज़ीन की नवीयत जो है वो मुख्तलिफ भी होती है। इसकी मालकान की नवीयत के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मालिक कंसिडर किए जाएंगे। एक तो आला मालिक है। आला मालिक वो जब पंजाब की फॉर्मेशन हुई, इसे फॉर्मुलेट किया गया, इसे बनाया गया, तैयार किया गया, खेवट में जो मालिक था वो आला मालिक यानी ओरिजिनल ऑनर ऑफ डैट खेवट, उसे आला मालिक कहा जाता है। फिर अदना मालिक वो है जो आला मालिक ने जिसको जमीन बेची उसे अदना मालिक कहते हैं, या मालिक कब्जा कहा जाता है कि वो कब्जे की हद तक मालिक है, मलकियत की हद तक नहीं है, सिर्फ कब्जे की हद तक।
इसी तरह मौजूदा केपी में भी 1901 में यही इसी तरह डिमार्केशन की मौज़ा, और इसके बाद मौज़ा में अगर किसी ने उसे आबाद किया हो तो उसके जो मज़ारे थे वो वहाँ ज़मीन को आबाद करने के लिए आए थे। तो जो मौज़े थे वो जो ज़मीन को आबाद करने के लिए वहाँ पर अदना मालक और मालक की, तो अदना मालक, आला मालक और अदना मालक की तो हमें समझ आ गई कि आला मालक वो है जो जिसने वो ज़मीन जो थी जिन्होंने उसे आबाद करने के लिए ये सारा कुछ कि वहाँ पे कुआं खोदें और उसको आबाद करें। अदना मालक जिन्होंने आला मालक से ज़मीन खरीद ली, लेकिन वो सिर्फ कब्जे की हद तक थी। अब उन ज़मीनों को आबाद करने के लिए जो वर्कर थे, काम करने वाले थे, वो वहाँ पर जब वो आए, उनको आबाद किया गया कि वो आए और ज़मीनें काश्त करें, जो जिसे हम मज़ारा भी कहते हैं, कामे भी कहते हैं, काम करने वाले यानी वर्कर लेबर फोर्स जो थी, तो उनको वहाँ पर रिहाइश भी चाहिए थी, इबादत गाहें भी चाहिए थी, कब्रिस्तान भी चाहिए था, जनाजगाह भी चाहिए थी। अगर वो मुसलमान थे तो उनको मस्जिद चाहिए थी, अगर वो क्रिश्चियन थे तो उनको वहाँ पर गिरजा चाहिए था, अगर वो हिंदू थे तो उनको वहाँ पे मंदिर चाहिए था। इसी तरह जनाजगाह चाहिए थी, कब्रिस्तान चाहिए था, क्रिश्चियंस को अपने लिए लहदा, मुसलमानों को लहदा, और जो हिंदू थे उनको वहाँ पर अपनी लाश जो थी उनको जलाने के लिए जो जगह वो इस्तेमाल करते हैं, मड़ियाँ उसे कहते हैं, वो चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उनके लिए ज़रूरत उनकी थी। ये सारे रस्म रिवाज देखते हुए एक लाल लकीर वज़ा की गई कि ये आबादी देह है। आबादी देह के मालकान आला मालकान ही हैं। अगर एक मौजा में 10 मालक है तो 10 मालक जो है वो ओरिजिनल मालक होंगे। अब ये ओरिजिनल मालक की मर्जी है कि वो जगह जो आबादी देह में है वो अपने मज़ारा को दें, अपने मुलाजम को दें, जिसको भी कब्जा दें। वक्त के साथ साथ मालक कब्जा वो कहलाते रहे जो वहां पे रहते थे। उसके इर्द गिर्द चीजें बढ़ती गई, जनाजगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, स्कूल के लिए भी जगह बनती गई। ये सारी चीजें वहां रहने के लिए थी। ये सारी चीजें फिर बाद में शामलात कहलाई, शामिल की गई। ये जो शामलात हैं ये ट्रांसफरेबल नहीं हैं। उन जगहों से आप फायद तो उठा सकते हैं, जनाजगाह में जनाजा पढ़ा सकते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चिरागाह को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बतौर मालक उसको ऑन नहीं कर सकते। वो आला मालक ही उसका असल मालक है जो स्टार्ट में था। आला मालक अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। अदना मालक ने अगर आला मालक से जमीन खरीदी, आला मालक शामला जमीन की रजिस्ट्री कर सकता है, मालकाना हकूक दे सकता है। लाल कीर जब बनी महकमा माल में ये लिखा गया, अदना मालक का नाम सिर्फ गिरदवारी में आएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आला मालक जो है वो जमीन की रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकता है, करवा कर दे सकता है। शामलात जायदाद ये गैर मालकाना है, इसका मालक कोई नहीं है। ये कलेक्टिव जो है ये मलकियत है, एक्सक्लूसिव किसी की नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये फलां की है, ये कलेक्टिव है, क्योंकि ये सबके लिए थी कि इसमें आप चिरागाह है तो ये पूरे इलाके के लिए थी कि उसे चिरागाह के तौर पर इस्तेमाल करें। ये कब्रिस्तान है तो उसे कब्रिस्तान जो वहां के रहने वाले थे उनको वो इस्तेमाल करें। मस्जिद है, मंदिर है, गिरजा है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि मालक दे और मालक काबज के हुकूक में फर्क क्या है। मालक दे जो आला मालक है उसमें और मालक कब्जा में फर्क। मालक कब्जा चिरागाहें इस्तेमाल कर सकता है एज ए मैटर ऑफ राइट,
नहीं कर सकता। अगर उसका कोई बंदा फौत होता और मालकान दे कहते हैं कि ये मालक कब्जा है, ये इस कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकता जब तक आला मालक इजाजत ना दें, वो ये सहूलत इंजॉय नहीं कर सकता। यानी कि आला मालक जो है, वो मालक कब्जा जो है, मालक कब्जा के बंदे की वो कब्र को भी वहां रोक सकते हैं। आला मालक, अदना मालक, कब्जा मालक, टेनेंट, दखीलकार, ये वो इसमें लोग हैं जो शामिलात में ये अपना कब्जा भी नहीं बेच सकते। अगर दखीलकार की बात करें, दखीलकार जो है एक किस्म का इसने लीज पे, किराए पे जगह ली हुई है। अगर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना इंदराज करा के कल को वो फरोख्त कर देता है जमीन, तो वो आला मालक को ही वो जमीन वापस चली जाएगी। दखीलकार सिर्फ बतौर दखीलकार को ये हक हासिल है कि वो इसे इस्तेमाल करे, लेकिन उसे फरोख्त नहीं कर सकता। शामिलियत दे की जमीन फरोख्त वो आला मालक या अदना मालक या मालक कब्जा या दखीलकार या अगर दखीलकार जमीन फरोख्त करेगा तो वो नहीं कर सकता। गोया के हम ये बात समझते हैं कि आला मालक ही असल मालक है और वो ये हक हासिल उसको नहीं है कि वो इस जमीन को फरोख्त करे। हां, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको उसकी चरागाह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जमीन को जो शामिलात है, इसके स्कूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अदना मालक जो है वो आला मालक या मालक कब्जा जो है वो आला मालक की इजाजत के बगैर अगर आला मालक वहां रोक देता है तो वो वहां पर अपना मुर्दा भी दफन नहीं करवा सकते। तो शामिलात के हवाले से ये बात हमारे ज़हन में ये क्लियर हो जानी चाहिए कि शामिलात जो है ये दर हकीकत ऐसी जमीन है जो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल के लिए है। यानी इसका मकसद जो है ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है, इससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इसको आप जो मालक कब्जा या दखीलकार है वो उसको बेच नहीं सकता। उसको दखीलकार को ये हक हासिल नहीं है कि वो बतौर दखीलकार जो है वो इस जमीन को फरोख्त करे। तो दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में शामिलात के हवाले से, लाल लकीर के हवाले से बताया कि ये वो जमीनें थी जो वहां पर वर्कर काम करने के लिए जो लेबर फोर्स थी, जो मज़ारे थे, उनको अपनी रूटीन की लाइफ गुजारने के लिए जो चरागाह चाहिए थी, उसको पेशा को खेल का मैदान समझ लें, कोई मस्जिद चाहिए, कोई मंदिर चाहिए, कोई जनाज़गाह चाहिए, कोई कब्रिस्तान चाहिए, इस तरह की जो ज़मीनें थी वो कहलाई। फिर उनको शामिलात कहा गया। शामिलात का ऑनर स्टेट नहीं होती, रियासत नहीं होती, मालक हुकूमत नहीं है, बल्कि मालक वही वो ओरिजिनल हैं जो चले आ रहे हैं, और इसको इस्तेमाल जो है वो अवामी फलाह व बहबूद के लिए कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह।